Hi students, we were discussing CPC yesterday. We were on the definition section 2. We first discussed all the aspects of clause 1. Code includes rules. We read it with section 2 clause 18. Read with chapter 10, all the sections 121 to 131. We then went on to discuss section 2 clause 2, decree. The word decree is, as I said, it is in inverted commas, which meant that it is a special creation of this code. As far as decree is concerned, we saw all the aspects of a decree in my previous lecture. It is basically a gist, the grounds on which a judgment is based, which are basically crystallized into 1 or 2 pages. So instead, because the gamut of civil law is such large that it is more convenient to have a smaller form. Instead of going into 500 pages of judgments on each and every claim, we have a small summary. What were the issues and what was their disposal? We went to the definition of the word decree yesterday. And when we went to the word decree, the definition, we broke up this definition into various important parts. It is a formal expression. We dwelt on this expression. Of an adjudication. We dwelt on the word adjudication, especially on merits. Again, we dwelt on the word merits. Conclusively determines. We dwelt on this term, conclusively determines. The rights of the parties. We dwelt on the word the rights of the parties, the substantive rights. And then we went on to the word matters in controversy in a suit. ये सारे aspects हमने एक एक करके डिटेल में डिस्कस किए. And then we came to the sum total of this definition as given by a plethora of Honorable Supreme Court's judgments, which also I gave you in my previous lecture. We proceed from the place where we had ended in my previous lecture. When we were reading the definition of the word decree, we had read it till one point, and that point was all matters in controversy in the suit. यहां तक हमने डाइसेक्ट करके किया था सेक्शन 2 क्लॉज 2. अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट डील्स विद द क्लासेस ऑफ डिक्रीज. कितनी टाइप की डिक्रीज हो सकती हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम डिक्रीज जो यहां एन्यूमरेटेड है, सो डिक्रीज विच आर एन्यूमरेटेड इन द डेफिनेशन, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक प्रिलिमिनरी डिक्री, दूसरी फाइनल डिक्री, तीसरी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री, और चौथी डीम्ड डिक्रीज. और पांचवा पार्ट जो इसका डील करेगा, कौन से ऑर्डर्स डिक्रीज नहीं है. ये 5 भागों में हम भी डील कर सकते हैं. जो अभी बचा हुआ हमारा सेकंड पार्ट है 2.2 का.
तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 को मैं मोटा मोटा दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं. A, what is a decree, what are the constituents of a decree, and B, what are the classes of decrees which are now available in the definition of the word decree. कुछ तो यहां हमें बताई गई है. प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल डिक्री, वो डीम्ड डिक्रीज. कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, जिनके अंदर और तरह की डिक्रीज भी हम बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंटेस्टेड डिक्रीज. कंटेस्टेड डिक्रीज कौन सी होती है? जिनका कंटेस्ट हुआ, प्लेंटिफ ने सूट डाला, डिफेंडेंट ने उसका जवाब दिया, कंटेस्ट किया, डिस्प्यूट था, दोनों ने कंटेस्ट किया, उसके बाद द जजमेंट एंड द डिक्री के. कंटेस्टेड का उल्टा क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज डिक्री. कॉम्प्रोमाइज के अंदर मैंने डिस्प्यूट था, मैंने कंटेस्ट नहीं किया, हम दोनों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उसके अंदर हमने कोर्ट को बोला, सर हम दोनों रेडी हैं, आप प्लीज काइंडली हमारी इसको कॉम्प्रोमाइज को रिकॉर्ड कर लो. कॉम्प्रोमाइज डिक्री. एक और तरह की डिक्री हो सकती है एक्स पार्टे डिक्री. एक्स पार्टे डिक्री हम आगे जाके देखेंगे. बेसिकली डिफेंडेंट नहीं आया, बहुत बार उसको बुलाने पे भी वो एंड तक नहीं आया, एक तरफा कार्रवाई शुरू कर दी कोर्ट. अब कोर्ट कब तक वेट करेगा डिफेंडेंट का? इफ द डिफेंडेंट इज नॉट कमिंग, द कोर्ट इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर हिम टिल एटर्निटी. सो डीम किया जाएगा कि डिफेंडेंट प्रेजेंट था और एक्स पार्टी डिक्री दे देंगे. ये और तरह की भी डिक्रीज हैं जो हम कायदे से बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे बोल सकते हैं. तो अगर हम बोलें कितनी तरह की डिक्रीज हैं, तो दोज डिक्रीज विच आर एन्यूमरेटेड इन 2.2 and also those decrees which are coming up during the course of the code. For example, compromise decree vis-a-vis a contested decree, an ex parte decree वगैरह, ये सब हम करेंगे. तो let us now take the first type of decree, the preliminary decree. प्रिलिमिनरी डिक्री पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड वी मस्ट बी एब्सोल्युटली मास्टर्स ऑफ दिस. प्रिलिमिनरी डिक्री का जेनेसिस कहां से होता है? डेफिनेशन में क्या कहीं प्रिलिमिनरी डिक्री का रेफरेंस है? कहां? जब हम आते हैं with regard to all or any of the matters. All or any. Any means सारे नहीं. तो any of the matters में से अब निकलेगी हमारी प्रिलिमिनरी डिक्री. इसका मतलब है डेफिनेशन ऑफ अ डिक्री अगर पूरे मैटर्स पे अप्लाई ना कर रही हो पर कुछ मैटर्स पे अप्लाई करे, कंक्लूसिवली डिटर्मिन करे, राइट्स ऑफ द पार्टीज को करे, फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, एडजुडिकेशन के बाद हुआ हो, बट कंप्लीटली सूट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रही, तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री है. डिक्री की डेफिनेशन क्या है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन given by a court on the substantive rights of the parties which are disputed and which are conclusively determined
on the matters on controversy. On all or any. जब हम कहते हैं कि all matters के ऊपर हमने determination दे दिया, so if all the matters are judicially determined, if all the matters are adjudicated, तो कहानी खत्म, और क्या बचा? फाइनल डिक्री आ जाती है। पर हम यहां बात कर रहे हैं ऑल और एनी। ये पहला पॉइंट बारीकियों में जाना है, कोई किताब नहीं लिखती ऐसी चीजें, पर ये कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए जरूरी है कि क्या प्रिलिमिनरी डिक्री की डेफिनेशन में आती है। ये क्वेश्चन अगर मैं आपके इंटरव्यू बोर्ड में हूं तो मैं पक्का पूछूंगा कि प्रिलिमिनरी डिक्री क्या डिक्री की डेफिनेशन में आ रही है। आप कहोगे हां सर प्रिलिमिनरी डिक्री नाम आया है, नाम तो आया है, पर क्या वो डिक्री है? क्या वो डिक्री की डेफिनेशन में आ रही है? यस सर इट इज। क्यों सर? इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन. It deals with matters in controversy, but not all the matters in controversy, but any of the matters in controversy. It is passed by a court after adjudication. So now, preliminary decree A does fall in the definition of the word decree. काफी सारे मैं आपकी चेहरे देख रहा हूं, थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल देने जरूरी है, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, उनकी 5-6 प्रॉपर्टीज हैं पार्टनरशिप की, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। अब उनकी प्रॉपर्टीज का बंटवारा होना है। बंटवारे के लिए अब मैं सूट डाल रहा हूं कि सर हमारा बंटवारा कर दो पार्टनरशिप का। पर बंटवारा कौन सी रेशियो में करें? ए कहता है सर हमारी तो 60-40 पार्टनरशिप है, 60 मेरे फेवर में, 40 इसका। बी कहता है नो सर, हमारी शुरू में बात हुई थी कि 50-50 है, ये 60-40 अब कह रहा है, मैं नहीं मानता। तो वो जो उसकी 6 प्रॉपर्टी हैं वो तो बाद में बंटवारा करोगे, पहले तो ये बताओ हिस्सा कितना है उसका, 60-40 है कि 50-50 है? पहले ये जब तक डिटरमिन नहीं करोगे तो बंटवारा कैसे करोगे? ये वाला जो पहला ये आपका पता लगाना है कि 60-40 है कि 50-50 है, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन में आएगा, फाइनल डिटर्मिनेशन होगा, कोर्ट करेगी और सुनवाई के बाद एडजुडिकेशन के बाद करेगी। इसको हम कहेंगे प्रिलिमिनरी डिक्री। तो अब क्या होगा? मैं एक प्रिलिमिनरी डिक्री दूंगा, प्रिलिमिनरी डिक्री के बेस पे अब स्टेप नंबर 1 आपका हिस्सा डिसाइड करेंगे। पहले 60-40 है कि 50-50 है? सर 60-40 ही है, कोर्ट में प्रूव हो गया। मैं अपने 10 गवाह ले आया और एक कागज निकाल के ले आया जहां हमने पहले दिन साइन किया था कि ये 60-40 होगा। मैटर हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड पार्ट क्या करेगा कोर्ट? हमने कहा क्या था, गए किस लिए थे कोर्ट में कि सर हमारा बंटवारा कर दो, ये 6 प्रॉपर्टी हैं, बंटवारा कर दो। अब सेकंड स्टेप क्या करेगा कोर्ट? 60-40 के मुताबिक प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देगा कि ये 3 प्रॉपर्टीज, ये 3.5 प्रॉपर्टी तो ए की हैं और ये 2.5 प्रॉपर्टी जो है ये बी की है।
तो अगर ये हिस्सा ही ना आए तो प्रॉपर्टी का डिस्पोजल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप सीधा आपने क्या अच्छा है काम करो, 6 प्रॉपर्टी ना, 3 तू ले ले 3 तू ले ले, खत्म कहानी, टेंशन मत लो। कल को ये प्रूव हो गया कि तो 60-40 था, तो दोबारा अपनी डिक्री कैंसिल करोगे क्या? इसीलिए जहां पे एक इशू पहले जरूरी है कि डिटरमिन किया जाए, तभी दूसरा इशू डिटरमिन किया जा सकता है, क्योंकि दूसरा इशू इसी इशू पे डिपेंडेंट है। तो पहला वाला इशू डिटरमिन करोगे, वो भी कंक्लूसिवली। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर कल को बंटवारा हो गया, कल को अपील में चला गया बी और अपील में जीत गया, एपेलेट कोर्ट कहता है नहीं जी 50-50 है, वो जो स्टैम्प पेपर ए ने प्रोड्यूस किया है वो तो बी को दारू पिला के किया था, फ्रॉड में किया था, फ्रॉड ऑन द पार्टीज था। जो बंटवारा था वो कैंसल, क्योंकि बंटवारा गलत हो गया। सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, इफ द इशू जो प्रिलिमिनरी इशू है अगर वो कहीं फेल हो गया तो बाद वाला इशू भी फेल हो जाएगा। अगर प्रिलिमिनरी डिक्री सेट असाइड हो गई तो फाइनल डिक्री भी सेट असाइड हो जाएगी, क्योंकि वो इस पे डिपेंडेंट है। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा कि प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री का रिश्ता क्या है। इस पे बहुत बार मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको डिक्टेशंस दूंगा क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं, प्रिलिमिनरी डिक्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो प्रिलिमिनरी डिक्री का जब भी क्वेश्चन है शुरू कहां से करोगे, दैट प्रिलिमिनरी डिक्री इज अ डिक्री। In other words, it fulfills all the requirements given by the first part of section 2.2, the definition of a decree. Especially stress the word all or any. The word any fits the preliminary decree. वहां से शुरू करना है, वहां से शुरू करके अब how do we define? Let's write down the definition. A decree is a final expression of the court that the case has been completely disposed of. The court has finally resolved all the issues. However, in certain cases, before finally disposing of all the issues, some preliminary issues have to be resolved. Otherwise, there can be no final disposal of the issues. The disposal of these preliminary issues conclusively after adjudication by a court, conclusively determining the right of the parties, would be a preliminary decree. So, if all matters are conclusively determined, then it's a final decree. If after passing a decree,
Further proceedings in the suit are still pending. And the suit is not finally disposed of. All the matters have not been resolved. Then it is a preliminary decree. So, a final decree comes later to a preliminary decree. Preliminary decree is not dependent on the final decree. हिस्सा जो हमने किया है वो जो 6 मकान बांट रहे हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं है. So preliminary decree is not dependent on the final decree, but a final decree is dependent on the preliminary decree. यही क्वेश्चन आया हुआ है मेंस का. A preliminary decree is not dependent on the final decree, but a final decree is dependent on the preliminary decree. 60-40 का हिस्सा डिपेंडेंट नहीं है कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं, पर कि प्रॉपर्टीज को कैसे बांटना है डिपेंडेंट है कि 60-40 का हिस्सा है. कैसे बंटवारा करना है वो डिपेंडेंट है कि 60-40 का हिस्सा कोर्ट ने डिसाइड किया है. सो अ फाइनल डिक्री इज सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रिलिमिनरी डिक्री. If a preliminary decree is set aside, the final decree has to be set aside also. अगर ये चीज सेट असाइड हो जाए कि ये 60-40 नहीं था, ये तो 50-50 था, तो जो बंटवारा हमने किया था 3.5 घर तू ले ले और 2.5 घर तुम ले लो, वो सेट असाइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा. अब 60-40 में बंटवारा नहीं होगा, अब तो 3-3 घर हो जाएंगे. ये फर्क है. प्लीज कंटिन्यू. सो अ प्रिलिमिनरी डिक्री decides the rights of the parties but does not completely dispose of a suit. So rights determine करता है, conclusively determine करता है, but सूट को खत्म नहीं करता है. अभी भी मुद्दे पेंडिंग हैं, वो घरों को अभी भी बांटना है हमने पार्टनर्स में. ये जो मैंने अभी सारा डिस्कस किया, I have dwelt on a Supreme Court judgment. Please write down the name of the judgment. जो मैंने अभी सारा डिक्टेट किया है मैंने वहीं से लिया है. वेंकट रेड्डी वर्सेस पी रेड्डी, 1963 सुप्रीम कोर्ट. आर वेंकट राव वर्सेस आर सत्याबाई, 2003 सुप्रीम कोर्ट. मैं आपको मेंस के एंगल से सारा लिखवा रहा हूं. प्लीज मेरे लेक्चर खत्म होते ही मुझे एक बात करनी है. प्लीज डोंट टेक द लेक्चर्स फॉर ग्रांटेड. मेरे पास तो पड़े ही हैं, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा. आई रियली विश आई हैड द I could delete the lectures. 2 दिन मिलेंगे उसके बाद कर दूंगा कैंसिल, क्योंकि इस चक्कर में सारे पढ़ते हैं. प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट बिकम इंडोलेंट, प्लीज डोंट बिकम लेथार्जिक, प्लीज डोंट टेक माई लेक्चर्स फॉर ग्रांटेड कि वो तो पढ़े ही हैं, कभी भी देख लेंगे. वो कभी भी देख लेंगे, टाइम कभी नहीं आएगा, क्योंकि रोज के 5 लेक्चर हैं. और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं मैं एक दिन का रेस्ट भी नहीं देता हूं. बहुत भरे मन से मैंने फ्राइडे ऑफ दिया हुआ है, वो भी आगे जाके मैं माइनर एक्ट शुरू कर दूंगा, पहले शौक खत्म हो जाए आपको. प्लीज डू नॉट लीव नोट्स टिल द नेक्स्ट डे. I want you to sleep today only after completing all the 5 lectures of today.
Please do it religiously, make it a habit. So मैं आपको लिखवा रहा हूं, मैं आपको सारा डिस्कस कर रहा हूं, फाइनल डिक्री वर्सेस द प्रिलिमिनरी डिक्री. एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन. 10 नंबर का आ सकता है, 15 नंबर का आ सकता है. So I'm quoting R. Venkat Rao versus R. Satyabai, 2003 Supreme Court. In a preliminary decree, the courts declare the shares of the parties and specifies the properties to be partitioned. तो कोर्ट क्या करता है प्रिलिमिनरी डिक्री में? वेंकट राव वर्सेस सत्याबाई 2003 सुप्रीम कोर्ट, वो शेयर बताता है और कौन सी प्रॉपर्टीज पार्टीशन करनी है इतना बताता है. फाइनल डिक्री में क्या होता है? एक्चुअल पार्टीशन होता है. एक्चुअल पार्टीशन को हम कहते हैं पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स. METES and bounds, BOUNDS. What is meets and bounds? एक बार ये चीज हम समझ लें, क्योंकि ये चीज हमारे बहुत जगह हिंदू लॉ में भी आता है, हर जगह आता है. What is meets and bounds? मीट्स का मतलब क्या होता है? METES का मतलब क्या होता है? मीट्स रेफर्स टू अ बाउंड्री. जो एक एग्जैक्ट बाउंड्री लगाते हैं बाय मेजरमेंट, उसको कहते हैं मीट्स. और बाउंड्स रेफर्स टू अ जनरल बाउंड्री, जैसा कि जो डिस्क्रिप्शंस, इसके साथ एक लेक है, इसके साथ एक पेड़ है, ये जनरल. तो स्पेसिफिक मेजरमेंट्स मीट्स में आते हैं और बाउंड्स में के आसपास कौन से इसकी प्रॉपर्टीज टच कर रही हैं वगैरह. तो जो एक्चुअल फिजिकल मेजरमेंट करके बंटवारा करते हैं, एक्चुअल लाइन खींचते हैं, एक्चुअल पत्थर गड़ी करते हैं, उसको कहते हैं मीट्स एंड बाउंड्स. तो प्रिलिमिनरी डिक्री क्या करती है? आपके कौन सी प्रॉपर्टी पार्टीशन करनी है और आपका हिस्सा कितना है ये डिटरमिन करती है. और फाइनल डिक्री क्या करती है? एक्चुअल मेजर करके, एक्चुअल उसके मीट्स की लाइन ड्रॉ करके, एक्चुअल उसके बाउंड्स की लाइन ड्रॉ करके, मीट्स एंड बाउंड से एक्चुअल पार्टीशन करके आपको लाल रिबन बांध के हैंडओवर कर देती है. कमिंग बैक, सो इन केसेस, अब ये हर जगह नहीं चाहिए. जहां सारा हिस्सा क्लियर है, सब वो दोनों पार्टनर मानते हैं कि हमारा 50-50 का हिस्सा है, तो अब क्या करना है? सीधा पार्टीशन कराएंगे, मीट्स एंड बाउंड्स कराएंगे, बस. तो जहां पे दो इश्यूज हैं, जहां एक इशू दूसरे पे डिपेंडेंट है और पहले वाले इशू को सेपरेटली डिसाइड करना जरूरी है, वहां पे जरूरत पड़ती है प्रिलिमिनरी डिक्री की. सो इन केसेस वेयर बोथ preliminary and final decrees are necessary, the preliminary decree declares the rights of the parties and final decree completes the fulfillment of the entire matter, completely disposes of the suit. So next point, a final decree cannot go against a preliminary decree. ठीक है, नेचुरली कैसे जा सकती? अब जो अगर मैंने बता दिया आपका 60-40 का हिस्सा है, तो 60-40 के मुताबिक ही बंटवारा करेगी, अपने और तरह से तो नहीं कर सकती. तो फाइनल डिक्री कैन नॉट गो अगेंस्ट द प्रिलिमिनरी डिक्री. सो फाइनल डिक्री डज नॉट एक्सटिंग्विश प्रिलिमिनरी डिक्री बट गिव्स इफेक्ट टू इट. यही लाइन आई हुई है आपके क्वेश्चंस में. Final decree does not extinguish a preliminary decree but gives effect to it. तो फाइनल डिक्री ये नहीं कि फाइनल डिक्री आ गई तो प्रिलिमिनरी डिक्री खत्म हो गई, नहीं, उसी का हिस्सा है, जड़ है वो, उस जड़ पे जो पेड़ बन रहा है वो फाइनल डिक्री है, अगर मैं क्रूडली बात करूं. सो अ प्रिलिमिनरी डिक्री ascertains what is to be done. Final decree states the result.
achieved by means of the preliminary decree. अब आपने प्रिलिमिनरी डिक्री तो चैलेंज नहीं की. So if you have not challenged the preliminary decree, naturally the final decree becomes now it becomes final. तो एक बार अगर आपने ये चैलेंज किया ही नहीं कि जी 60-40 है, आप चुप रहे, आपने कहा ठीक है कोर्ट है, पता नहीं तरफदारी कर रहा है उसकी. This preliminary decree becomes final. अब ये फाइनल हो जाएगी. So once a preliminary decree is not challenged, it becomes final and conclusive. On this I have Parvathamma, Parvathamma, Parvathamma versus Maniappa, Manniyappa, 1997, Karnataka High Court. Where a preliminary decree is passed in a partition suit. So where a preliminary decree is passed in a partition suit, but no appeal is filed. Preliminary decree pass हो गई, पार्टीशन सूट है, आपका एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास होगी कि आपके इतने हिस्से हैं, कोई अपील फाइल नहीं की. The rights determined by a preliminary decree become conclusive. They become conclusive. And now they cannot be challenged in a final decree. अब हम उसको फाइनल डिक्री के साथ चैलेंज नहीं कर सकते हैं. लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट ऑन अपील. मैं एक बार अपील की बात करना चाहूंगा. प्लीज इस पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी मेंस का है. मैं इस पे जजमेंट्स लिखवाऊंगा आपको. एक बार पहले बात करते हैं. एक प्रिलिमिनरी डिक्री में कोर्ट ने जो डिक्री पास कर दी कि आपका हिस्सा इतना है, तो फिर अगर आपने इसको चैलेंज ना किया और उसी प्रिलिमिनरी डिक्री को बेस बना के कोर्ट ने फाइनल डिक्री पास कर दी. फाइनल डिक्री में आप आ गए, आपने कहा जी प्रिलिमिनरी डिक्री गलत थी. अब आप चैलेंज नहीं कर सकते. बट एक बात है, वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द लिमिटेशन पीरियड. प्रिलिमिनरी डिक्री को मेरा चैलेंज करने का एक लिमिटेशन पीरियड है. उस लिमिटेशन पीरियड के निकलने के बाद, ये प्लीज ध्यान देना ये चीज, लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, कोर्ट में मैं कब तक जा सकता हूं, उसका टाइम है. ये थोड़ा ना कि मैं कभी भी मुंह उठा के चल दूंगा. एक्चुअली आई हैव टू सेट अ टाइम. वो लिमिटेशन एक्ट करता है. अब लिमिटेशन पीरियड मेरा प्रिलिमिनरी डिक्री को चैलेंज करने का है. मैं वो पूरे लिमिटेशन पीरियड सोया रहा. लिमिटेशन पीरियड खत्म हुए 1 साल हो चुका है. फाइनल डिक्री आ गई. नाउ आई स्टार्ट क्राइंग. नहीं सर, वो प्रिलिमिनरी डिक्री गलत थी, मैं तो नहीं मानता उसको, वो गलत थी, तो इसलिए ये फाइनल डिक्री भी गलत है. अगर आपने लिमिटेशन पीरियड में प्रिलिमिनरी डिक्री को चैलेंज ना किया तो वो फाइनल हो जाएगी, कंक्लूसिव हो जाएगी. बाद में मत रोना जब फाइनल डिक्री आएगी, सर मैं तो नहीं मानता, वो तो प्रिलिमिनरी डिक्री गलत थी, वो इससे ही गलत तय किए थे, वो इससे गलत तय किए, तो इसलिए तो आपका ये बंटवारा भी गलत हो रहा है. नो, इतने दिन सोते रहे, अब सोते रहो. बट अगर मेरा प्रिलिमिनरी डिक्री का लिमिटेशन पीरियड है,
आप जज बन गए, सब बनोगे, मुझे पता है। आप जज बन गए, आपने फटाफट डिस्पोजल किया, आज प्रिलिमिनरी डिक्री दी, 15 दिन के अंदर आपने फाइनल डिक्री दे दी। यू आर वेरी एफिशिएंट। अभी मेरा प्रिलिमिनरी डिक्री का लिमिटेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ, मैं जा सकता हूं कोर्ट में, मेरा राइट है, लिमिटेशन पीरियड मुझे वो राइट देता है। अब नाउ फाइनल डिक्री और प्रिलिमिनरी डिक्री में दोनों इकट्ठे चैलेंज कर सकता हूं। सो व्हाट इज द क्रक्स? प्रिलिमिनरी डिक्री, if not challenged within the limitation period, becomes final and conclusive. But if the limitation period remains and the final decree is passed within the limitation period, which still exists for vis-a-vis the preliminary decree, then I can challenge both the decrees, the preliminary decree along with द फाइनल डिक्री। सो मेन खेल किस चीज का है? मेरा लिमिटेशन पीरियड अगर खत्म हो गया और अगर मैंने चैलेंज ना की तो प्रिलिमिनरी डिक्री फाइनल एंड कंक्लूसिव हो गई। पर अगर मेरा लिमिटेशन पीरियड पड़ा है, अब इवन अगर फाइनल डिक्री उस लिमिटेशन पीरियड के खत्म होने से पहले आ जाए तो भी मैं उन दोनों को चैलेंज कर सकता हूं। I would like to quote the Honorable Supreme Court on this. Moolchand versus Director Consolidation, 1995 Supreme Court. Moolchand versus Deputy Director Consolidation, 1995 Supreme Court. If an appeal is not filed against a preliminary decree and its correctness is not challenged within the limitation period prescribed, it becomes final. And the party aggrieved thereby will not be permitted to challenge its correctness in an appeal against final decree. ये कहां लिखा है? सेक्शन 97 CPC, सेम चीज। But if the limitation period for a preliminary decree still exists, if the limitation period of a preliminary decree has not been extinguished, then a party can file a combined appeal both against preliminary decree as well as final decree. So when can I put up a combined appeal against final and preliminary decree? If the limitation period to put up an appeal against a preliminary decree has not been extinguished. I hope everybody is clear on this. Now, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अ प्रिलिमिनरी डिक्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। हिस्सा बता रहा है। सो प्रिलिमिनरी, ये प्रिलिम्स का क्वेश्चन है जो मैं अभी बोल रहा हूं। प्रिलिमिनरी डिक्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूशन तो फाइनल डिक्री का होता है। सो प्रिलिमिनरी डिक्री एक सिर्फ हिस्से बता रही है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन किस चीज का होगा? उन हिस्सों पे जो हम फाइनल डिक्री पास करेंगे। सो a preliminary decree is not capable of execution till a final decree is passed.
Another question which has come up in prelims: is a preliminary decree a tentative decree? No, it conclusively determines the matters. It is not a tentative decree, it is an appealable decree. You can appeal against it. In fact, you must appeal it against it if you are not happy. Section 97 CPC. कितने ऐसी जगह हैं जहां प्रिलिमिनरी डिक्रीज पास होती है? सीपीसी में ऐसी कितनी जगहें हैं? लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ दैट. CPC makes provisions for a preliminary decree in the following suits in CPC. ऐसे कौन से सूट्स हैं? नेचुरली जहां पे पहले हिस्सा डिटरमिन करना है, फिर आपने उसको एक्चुअली देना है. तो ऐसे कितने सारे सूट्स हैं? लेट्स मेक लिस्ट क्विकली. पहला, सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स. मीन प्रॉफिट्स में बाद में थोड़ा डिस्कस करूंगा, अभी आपको क्लियर नहीं होगा, बट आई विल टॉक अबाउट इट लेटर. ऑर्डर 20, रूल 12. सो सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स. दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव सूट्स, ऑर्डर 20, रूल 13. प्रीएम्पशन सूट्स, प्रीएम्पशन का राइट भी है उसका कि नहीं, तो प्रीएम्पशन सूट्स, ऑर्डर 20, रूल 14. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सूट्स, अभी हमने जो पहले एग्जांपल लिया था, ऑर्डर 20, रूल 15. नेक्स्ट, अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. जितने भी अकाउंट्स के मामले होते हैं वो हमेशा पहले प्रिलिमिनरी डिक्री होती है. पहला अकाउंट कितना है, फिर एंड में कितना कितना उसको देना है, तो वो सारा कुछ. तो अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ऑर्डर 20, रूल 16. पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन, तो पार्टीशन और फिर उसका पोजेशन, ऑर्डर 20, रूल 18. मॉर्टगेजेस के अंदर क्लोजर ऑफ मॉर्टगेज, सेल ऑफ मॉर्टगेज, रिडेम्पशन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, ये तीनों पे. तो पूरा ऑर्डर 34 जो है वो मॉर्टगेजेस से डील कर. मॉर्टगेज मींस गिरवी रखना. तो गिरवी के ऊपर वापस देना है मुझे, प्रॉपर्टी मुझे वापस लेनी है, या वो नहीं दे रहा है पैसे तो उसको सेल करना है. तो पहले क्या होगा, पहले अकाउंट्स देखोगे ना आप कि कितना पैसा ड्यू है, तब हम अगली बात करेंगे कि ठीक है सेल कर दो या रिडेम्पशन कर दो वगैरह. तो तीनों एस्पेक्ट्स हमारे ऑर्डर 34 के, रिडेम्पशन, फोरक्लोजर एंड सेल. एंड फाइनली डिक्रीज जहां set off are not allowed. Set off is not allowed, order 20, rule 19. अब क्वेश्चन ये उठता है, ये जो मैंने आपको 10 एक बताए हैं ऑर्डर एंड रूल, क्या सिर्फ यही जगह है जहां प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो सकती है? क्या जो मैंने आपको अभी बताए हैं ऑर्डर्स एंड रूल्स, या जो 10 मैटर बताए हैं, क्या सिर्फ यही है प्रिलिमिनरी डिक्री के और भी हो सकते हैं? सो प्लीज रिमेंबर, प्रिलिमिनरी डिक्री कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो कहीं भी चाहे कि उसको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, पहले हिस्सा डिटरमिन करना है और तब देना है, तो वो ऐड कर सकता है. दैट मीन्स द लिस्ट विच आई हैव गिवन यू इज नॉट एन एग्जॉस्टिव कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट. सो ये क्वेश्चन आया मद्रास हाईकोर्ट के सामने, मूलचंद वर्सेस डायरेक्टर एनफोर्समेंट, 1969 मद्रास, कि क्या कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का भी है और इंटरव्यू का भी है, सेम क्वेश्चन. क्या कोर्ट उन मामलों में प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर सकती है जो सीपीसी में एन्यूमरेटेड नहीं है? जो अभी हमने 10 मामले बताए हैं उनमें नहीं है. तो मूलचंद मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियर किया कि ये लिस्ट
एग्जॉस्टिव नहीं है। सो कहीं भी कोर्ट को लगे कि हमें पहले जरूरत है कि हम एक प्रिलिमिनरी डिक्री को पास करें और बाद में फाइनल डिक्री पास करें, तो वो वैसा कर सकती है। देयर इज नो बार। सो प्लीज रिमेंबर, ये बार नहीं है कि जहां लिखा गया है प्रिलिमिनरी डिक्री पास करना है वहीं पे कोर्ट कर सकती है और कहीं नहीं कर सकती, ऐसा लॉ कहीं नहीं बनाया हुआ। इनफैक्ट उल्टा है, मद्रास हाई कोर्ट हम यहां कोर्ट करेंगे कि कहीं भी कोर्ट को लगे कि इन मैटर्स के अलावा कि यहां प्रिलिमिनरी डिक्री पहले एक पास करनी जरूरी है, कंक्लूसिवली कोई राइट्स डिटरमिन करने जरूरी हैं, उन राइट्स के मुताबिक हम आप फाइनल डिक्री पास करेंगे। पहले हिस्सा ए खत्म कर दो, ए पार्ट खत्म कर दो, ए पार्ट के ऊपर ही हम बी पार्ट आगे डिसाइड करेंगे, अलाउड है, कोई मनाही नहीं है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। You know, next question comes up. Can there be more than one preliminary decrees? Can there be more than one preliminary decree? इसके ऊपर हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, प्लीज राइट डाउन। फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल। फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, 1967 Supreme Court. In this it was held, there is nothing in CPC which prohibits passing of more than one preliminary decree. Let's take an example. एक पार्टीशन सूट है, हमने हिस्से डिटरमिन करने हैं। सपोज हिंदू जॉइंट फैमिली को पार्सनरी है, हमने प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है। प्रॉपर्टी का बंटवारा करने से पहले हम हिस्से उनके डिटरमिन कर देते हैं। हमने प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर दिया, अब हमने मीट्स एंड बाउंड से प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है। बट बिफोर वी वेंट फॉर एक्चुअल पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स, एक और मर गया को पार्टनर, उनके शेयर बढ़ गए, बिकॉज फ्लक्चुएटिंग शेयर्स होते थे। तो अब शेयर फ्लक्चुएट हो गया, जो पहले जितनी परसेंटेज थी वो बढ़ गई, क्योंकि जो आदमी मर गया उसका शेयर भी मिल गया इनको। ये बहुत हो सकता है। ऐसे केसेस में प्रिलिमिनरी डिक्री दूसरी पास करनी पड़ेगी। सो देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री। सो नॉर्मली ऐसे केसेस में, जैसा कि मैंने बोला, पार्टीशन केसेस हो गए या जहां पे चेंज सर्कमस्टांसेस हो गए और जरूरी हो गया कि हम अब जो कंक्लूसिवली डिटरमिन किया उसको दोबारा कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट। अब हम आते हैं दूसरा वर्ड विच इज फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री हम उसमें हम तो दो मामलों में हो सकती है फाइनल डिक्री। ए, जहां पे मामला दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में हमें डिसाइड करना है, एक पहले हिस्सा डिटरमिन करना है और फिर हमने बंटवारा करना है, वो तो हो गया प्रिलिमिनरी डिक्री, उसके बाद फाइनल। और जो सिंपल मैटर्स हैं जिसमें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, जहां सीधा एक हमने डिसाइड करना है, उसमें तो इन सिंपल मैटर्स वी स्ट्रेट अवे पास अ फाइनल डिक्री। नाउ फाइनल डिक्री में एक चीज हमेशा याद रखनी है, हम बाद में वैसे डिटेल में बात करेंगे फ्रॉड के ऊपर। अगर प्रिलिमिनरी डिक्री बाय फ्रॉड ली गई हो तो फाइनल डिक्री सेट असाइड हो सकती है। एक चीज याद रखनी है हमेशा, फ्रॉड अपॉन अ कोर्ट जब भी प्रूव हो जाता है, कोई भी डिसीजन हो, वो रिसेंड हो जाता है, वो सेट असाइड हो जाता है। मैं इस चीज पे बाद में आऊंगा, थोड़ी देर में इसी डिक्री को एंड में मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा रिगार्डिंग फ्रॉड। तो व्हेन आई कम टू फाइनल डिक्री, फाइनल डिक्री के अंदर ऑर्डिनरली एक ही फाइनल डिक्री होगी, इस पे भी हम अभी आएंगे। सो व्हाट इज अ फाइनल डिक्री, जो हमने कल पढ़ा था, a formal expression after adjudication by a court of the substantive rights of the party where
all the now I am now stressing the word all the matters in controversy have been conclusively determined. अब कुछ नहीं बचा है डिसाइड करने को. Nothing has been left for more decisions. It's finally over. Then it is called a final decree. फाइनल डिक्री का एक इफेक्ट क्या होता है? डिक्री का इफेक्ट क्या होता है? जो कोर्ट उसको डिटरमिन कर रहा था, जो कोर्ट उसका जुडिशियल डिटर्मिनेशन कर रहा था, उसकी तरफ से कार्रवाई कंक्लूसिवली खत्म हो चुकी है. तो जो कोर्ट ने ये सूट का ट्रायल किया है, उसके एंगल से ये कार्रवाई कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो चुकी है. दूसरा इफेक्ट, ऑल डिक्रीज आर अपीलेबल, अपील में जा सकता है. इसीलिए हम डिक्री क्यों चिल्लाते रहते हैं? क्योंकि जहां मैं कहता हूं डिक्री, आगे जाके हम देखेंगे अपील्स में, ऑल डिक्रीज आर अपीलेबल. तो मुझे जहां मैं कहता हूं आपकी ये डिक्री है, सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है? मेरे पास राइट टू अपील मिल जाता है. और यही फर्क आ जाता है ऑर्डर का और डिक्री का. ऑर्डर में अपील का राइट नहीं है जब तक एक ऑर्डर खास अपीलेबल नहीं बनाया गया ऑर्डर 43 में. तो ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल. Orders are appealable only and only if they are specifically coming under Order 43. All decrees as a right are appealable. ये effect है of a decree. Now the question arises, can there be more than one final decree? As a general rule, there can be not more than one final decree. But there may be special circumstances in which there may be a need for more than one final decree. इसके ऊपर मैं आपके साथ एक मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट शेयर करना चाहूंगा. माधव कृष्णन वर्सेस थंगा पेरुमल, THANGAPERUMAL, 1973 मद्रास. इसमें क्या हुआ था? एक ए था जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, बहुत अमीर आदमी था, वो मर गया था. उसकी 2 बीवियां थी. 1955 से पहले you were allowed to have as many wives as you wanted as a Hindu, and they were all legally wedded wives. वाइफ्स का एक वाइफ सिर्फ लीगल रहेगी, एक से ज्यादा वाइफ विल बी अवॉइड मैरिज. ये हम बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से इंट्रोड्यूस हुआ था. तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले आप एक से ज्यादा जितनी मर्जी मैरिज करो, सारी वैलिड वाइफ्स होती थी, ऑल वैलिड मैरिजेस थी. तो ये ऐसा ही एक मामला है. उसकी 2 बीवियां थी, दोनों वैलिड थी, दोनों लीगली वैलिड थी. कोर्ट ने एक फाइनल डिक्री पास कर दी जिसमें सबका, लड़कों का, बच्चों का, जो था, सबका 1/4 हिस्सा डिसाइड कर दिया. फाइनल डिक्री हो गई. और उस फाइनल डिक्री में बोला गया कि जो प्रॉपर्टीज अभी हैं इसके पास, वो जो एक वाइफ, जो बड़ी वाली वाइफ थी, उसके पास काफी सारे जूल्स थे और काफी प्रॉपर्टीज थी मूवेबल, वो आप बांट देना. बाद में पता चला कि उसने तो ज्यादा प्रॉपर्टी दबा के बैठी थी. अब वापिस गए बाकी लोग कि सर ये प्रॉपर्टी गलत तरीके से डिसाइड हुई है, ये फाइनल डिक्री गलत हो गई है, हमें 1/6 और मिलना चाहिए. तो कोर्ट ने वो फाइनल डिसाइड करके कहा, यस यू आर राइट, ये बहुत चालाक औरत है, इसने सारी प्रॉपर्टी दबाई हुई थी, 1/6 और दिया जाए. अनदर फाइनल डिक्री वाज पास्ड. तो ऐसे रेयर केसेस होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं. जैसे प्रिलिमिनरी डिक्री के तो बहुत कॉमन हो जाता है, ये पार्टीशन का हिस्सा चेंज हो गया तो आपकी प्रिलिमिनरी डिक्री पास होगी. फाइनल डिक्री चेंज होने के बाद बहुत रेयर केसेस होते हैं, बट चांसेस हैं ऐसा कि हो सकता है.
that even there can be more than one final decree. एक जो तीसरी टाइप की डिक्री लिखी गई है सेक्शन 2(2) में, वो है पार्टली फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी डिक्री। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा सूट था पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो पहले तो यही तय नहीं हो रहा था कि मेरी प्रॉपर्टी है भी कि नहीं। तो मैंने एक सूट डाल दिया कि सर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे डिक्लेयर की जाए और मुझे पोजेशन दिया जाए। कोर्ट ने ट्रायल किया, मैंने ट्रायल चलाया, मैंने अपने पूरे एविडेंसेस दिए और कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि यस इसकी प्रॉपर्टी है और उन्होंने मुझे पोजेशन का ऑर्डर दे दिया। मेरे नाम पे भी कर दी, मेरा डिक्लेरेटरी सूट डिक्लेयर कर दिया मेरे नाम पे और प्लस मेरे को पोजेशन भी दे दिया। अब मैं कहता हूं सर ये तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा न्याय कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बट सर जो इतने साल इसने मेरी प्रॉपर्टी रखी है, गलत तरीके से सारा रेंट खाया है, वो भी तो मुझे दो। कोर्ट कहता है बिल्कुल ठीक बात है। तो एक काम करते हैं, पहले ये डिटरमिन करते हैं, एक तो मैं आपको फाइनल डिक्री दे रहा हूं कि जी आपका पोजेशन हो गया, ये जमीन आपकी है और आपको पोजेशन दे रहा हूं, फाइनल डिक्री। हाँ, ये चीज अब तय कर लेते हैं कि कितना मीन प्रॉफिट बनता है, इसको मीन प्रॉफिट कहते हैं, कितना रेंट था जो ये खा गया गलत तरीके से। लेट अस नाउ फाइंड आउट कि इतने साल से इसने कब्जा किया हुआ था, रेंट खा रहा था, गलत तरीके से खा रहा था, इस गलत तरीके के खाने को हम मीन प्रॉफिट्स कहते हैं। तो मीन प्रॉफिट्स कितने बने, अब इसको डिटरमिन कर लो। तो ये एक अब क्या बन गई, प्रिलिमिनरी डिक्री। तो पार्शियली फाइनल, मेरी जगह है, मेरा डिक्लेयर कर दिया और मुझे पोजेशन दे दिया, फाइनली मुझे कब्जा दे दिया, गुड इनफ। पर जो इतने साल से उसने गलत कब्जा किया हुआ था उसके ऊपर अब मुझे आप बताओगे कि कितना मेरा मीन प्रॉफिट बना है, कितना आप मेरा जबरदस्ती मेरा रेंट खा गए, वो अब डिटर्मिनेशन प्रिलिमिनरी डिक्री में करेंगे हम। सो हियर इज एग्जांपल ऑफ अ पार्शियली फाइनल एंड अ पार्शियली प्रिलिमिनरी डिक्री। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। एक जो और नाम तो नहीं है यहां पर इंप्लाइड है इसी सेक्शन 2 क्लॉज 2 में। हम जब सीपीसी में बात करते हैं तो हम इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलते, ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 2 रूल 10, सेक्शन 2 क्लॉज 2, लंबा चौड़ा इतना नहीं बोलते हैं, फटाफट बोलते हैं 2 मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 2। अगर हम यहां सेक्शन की बात करें, अगर हम ऑर्डर्स की बात करें 10-12, ऑर्डर 10 रूल 12। तो ये एक नॉर्मल तरीका है बात करने का, इस चीज को सीख लो, क्योंकि जब आप कोर्ट्स वगैरह में जाओगे तो बात ऐसी ही होती है, सर 2 में तो ऐसे ही बोला गया। तो 2 का मतलब अगर नेचुरली ऑर्डर्स की बात हो रही है, या हम कहते हैं सर 210 में तो ऐसे बोला गया है, तो ऑर्डर 2 रूल 10। तो हम इस तरह से बात नॉर्मली करते हैं। ओके, अब हम आ रहे हैं डीम्ड डिक्रीज। डीम्ड डिक्रीज क्या होती है, मैं पहले जाऊंगा एक डेफिनेशन पे, डीम्ड की डेफिनेशन पे जाऊंगा। I would like to quote सुप्रीम कोर्ट कि डीम कब करते हैं। ये बहुत बार होता है, हम बहुत बार कहते हैं डीम्ड लॉ, डीम्ड डिक्री। तो पहले इसका समझ लेते हैं, मैं डिक्टेट कर देता हूं। डीम्ड का मतलब होता है इट इज अ फिक्शन इन लॉ। वो जो आपके एक्चुअल डेफिनेशन होती है उस लॉ की, उस चीज की, उसमें फिट नहीं बैठ रही है, पर कोई पब्लिक पॉलिसी की वजह से हम उसको जबरदस्ती वो वाला स्टेटस दे रहे हैं। तो डीम्ड का मतलब होता है कायदे से नहीं, पर है क्योंकि लॉ जबरदस्ती आपको ये मनवा रहा है कि ये चीज है, बिकॉज ऑफ पब्लिक पॉलिसीज और मेनी अदर रीजंस। तो जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डीम्ड डिक्री, उसके अंदर डिक्री के कोई भी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार, वो नहीं है, फिर भी हम उसको डिक्री का स्टेटस दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं डीम्ड डिक्री। लेट्स
go through a very important judgment कि deemed का मतलब क्या होता है. ये बहुत काम आता है. ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है. Let's go through this judgment. Lucy Kochu, Kochu, Vareed, Vareed, Lucy, Lucy, second word Kochu, Kuchu, Vareed, Lucy Kochu Vareed versus Mariappa, Mariappa, Mariappa Gounder, Gounder. This is 1979 Supreme Court. I would like to read this very important thing. See, whenever the legislature uses the word deemed in any statute, तो जब भी legislature कोई भी statute में deemed word use करता है in relation to a person or a thing, for example, person के एंगल से अगर हम देखें, हिंदू मैरिज एक्ट में अगर हम जाते हैं सेक्शन 16 में, तो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज के बच्चे कायदे से लेजिटिमेट होते हैं, बट दे आर डीम्ड लेजिटिमेट. क्यों? सेक्शन 16 बना रहा है उनको. तो लोगों को भी लेजिटिमेट डीम कर सकते हैं हम. सो डीम्ड कैन बी एप्लीकेबल टू पर्संस एज वेल एज थिंग्स, चीजें. सो व्हेनेवर द लेजिस्लेचर यूजेस द वर्ड डीम्ड in any statute, whether in context of a person or a thing, it implies कि एक legislature ने after due consideration conferred a special status to the thing or a person. It is a statutory fiction created by legislature on grounds of public policy. जरूरत है, लॉ की जरूरत है, इसलिए हमें उसको बनाना पड़ रहा है. I have run out of time. I'll take up this aspect. अभी हमने खत्म नहीं की डीम डिक्री. मैं यहीं से अगला लेक्चर लूंगा. We'll take it up from here. Thank you. God bless.